जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पर में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्स का 1 दिसंबर 2025 में जितनी भी साइंस का क्वेश्चंस आया ना, तीनों शिफ्ट में सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई। हर दिन में पिछले दिनों का जो साइंस है उसको लेकर के आता हूँ। आज का साइंस का लगभग आज 2 दिसंबर का लगभग क्वेश्चंस हमको मिल चुका है। कल इसका वीडियो मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। क्वेश्चन सारा हूबहू आपको देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शन भी सेम टू सेम लड़कों ने बताया, इसी टाइप से आया था। सारे दोस्त जो क्वेश्चन भेजा है उन सभी को दिल से शुक्रिया। जिन दोस्तों का एग्जाम्स हो रहा है और होने वाला है, ये वाला जरूर मेरा टेलीग्राम पे आप लोग क्वेश्चंस को भेजिए और आने वाला शिफ्टों में ये वाला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग का एग्जाम्स में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है साइंस का, ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 दिसंबर का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन, पहला नंबर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन का गति आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्तकार गति करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग का इसका ऑप्शन बिल्कुल इसी टाइप से आया था। इसका ऑप्शन जो डी लगाया होगा, निश्चित वृत्तकार कक्षाओं में गति करता है, उनका सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन को आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आने वाला शिफ्टों में आपको इससे इर्द गिर्द क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या आप लोग को पता है मेरे भाई, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणुओं की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर 11 और 12 दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 23। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या था। बहुत सिंपल बारीकी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी साइंस को बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को करके आओगे। लाइसोसोम का काम प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऊर्जा बनाना, अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ना और कोशिकाओं को पाचन करना। ऑप्शन डी है अनुवांशिक पदार्थों को संचय करना। तो सुनिए, लाइसोसोम का क्या क्या कार्य होता है। अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और विदेशी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया, इन सबको पाचन करने का काम करता है और पुरानी कोशिकांगों को पुनर्चक्रण रिसाइकल करने का काम करता है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु बनाना या शुक्राणुओं को वृषण से अधिवृषण और फिर मूत्र मार्ग तक पहुंचना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि मेरे भाई शुक्रवाहिनी का काम होता है, शुक्रवाहिनी एक मोटी पेशी नली होती है जिसका कार्य वृषण टेस्टिस में बने शुक्राणुओं को अधिविकृत तक पहुंचाता है, फिर और संकलन के समय शक्तिशाली संकुचन और उन्हें मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है। शुक्रवाहिनी यह केवल शुक्राणु परिवहन नली है, ना कि शुक्राणु बनाती है और ना ही हार्मोन बनाती है। इनका शुक्राणु हार्मोन बनाने से कोई काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है फ्रिज में के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से दे रखा था एग्जाम्स में। निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ा है, निर्गत कोण आपतन कोण से छोटा है, आपतन कोण निर्गत कोण दोनों समान है, विचलन नहीं होता है कोई भी। एक रखा है तो ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, निर्गत कोण आपतन कोण से बड़ी होगी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे तरह से समझ में आएगा किस तरह से आपतन कोण से निर्गत कोण बड़ी होती है, आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक पौधों के भागों को पीला, नारंगी, लाल रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में रंग का निर्धारण करने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है मेरे भाई। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है उस पौधों को, फलों को या सब्जियों को रंग प्रदान करना, पीला, नीला, पीला, नारंगी, लाल, ये आपका क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करता है और लिकोप्लास्ट रंगहीन होता है। ठीक है, ये भंडारण का काम करता है। आने वाला को हमें पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, पूछ सकता है। तो ये एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, रंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वो अधिकतम 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक चाल क्या है। इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन, इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख लेना। इसका करेक्ट आंसर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोग इसका ये वाला फॉर्मूला में आप लोग बैठा। अगला क्वेश्चन है एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पिंड समान समय अंतराल, ऑप्शन ए कहता है पिंड समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करता है, करेक्ट है।
फिर कहता है त्वरण शून्य होता है, समान गति में हमेशा त्वरण शून्य होता है। गति समय के साथ बदलता है, ये आपका गलत है। अगर गति समय के साथ बदलेगा तो त्वरण शून्य नहीं होगा और आपका ये एक समान गति नहीं कहलाएगा, असमान गति कहलाएगा। ठीक है, वेग अपवर्तित होता है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है, तो बीम की दूरी क्या होगा? तो इसका इस तरह से सेम टू सेम ऑप्शन दिया गया था पहला शिफ्ट में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, नेगेटिव में होगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पीडीएफ में पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? देखिए, संभारिक में हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या सेम होता है, ठीक है, लेकिन परमाणुओं की संख्या भिन्न होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संभारिकों में समान द्रव्यमान संख्या होगा, भिन्न आपका परमाणु संख्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धातुओं के विद्युत अपघटनी परिसंकरण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटनी में धारा प्रवाहित की जाती है, तो अशुद्ध तत्व किधर अशुद्ध तत्व किस इलेक्ट्रोड में विलीन होगा? अशुद्ध तत्व कहां पर? अशुद्ध तत्व एनोड पर आके चिपकेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ये पुष्टि करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय है? ठीक है, अम्ल के बारे में आप लोग अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम ऑप्शन दे रखा था ऐसे ही। इसमें देखेंगे अम्लीय माध्यम में क्या मिथाइल ऑरेंज पीला होता है? नहीं, ये गलत है, लाल होता है। ठीक है, पिलोप्लेथिलीन अम्लीय माध्यम में क्या विलयन को गुलाबी हो जाता है? नहीं, विलयन गुलाबी नहीं होता है, रंगीन होता है, कोई कलर नहीं होता है। क्या विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा? नहीं, अम्लीय माध्यम का विलयन का पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा। ठीक है, 7 से कम होगा। ये आपका ये तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कहता है? विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, एकदम करेक्ट आंसर है। अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस डालते हैं तो लाल कर देता है, और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, आप लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ देना, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगला आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, न्यूटन का क्षैतिज बल 4 केजी के एक ब्लॉक को 5 सेकंड तक कार्य करता है, तो प्रारंभिक में ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है, तो ब्लॉक का अंतिम चाल क्या होगा? इस तरह से इसका ऑप्शन दे रखा था। इसका आप लोग यहाँ सॉल्यूशन देख लेना, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, एथेनॉल, मीथेन, एसिटिक अम्ल। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आपका ना कार्बनिक यौगिक नहीं है, बाकी बात तीनों कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आने वाला शिफ्टों में इससे पूछा जा सकता है, इसलिए चैप्टर को पढ़ लेना और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना मेरे भाई। पीडीएफ में डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र तो देखते ही आप लोग बता देते हैं, ऑप्शन ए में टिक लगाना था, इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डिटेल को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गेंद जमीन से 20 मीटर पर सेकेंड की समय की वेग से सीधा ऊपर फेंका जाता है, तो जी का मान यदि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई पर फेंकने पर कितना समय लगेगा और अधिकतम ऊंचाई कितना है? क्वेश्चन में अधिकतम ऊंचाई पूछा था, समय नहीं पूछा था। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्यूशन देख लेना, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, 40 मीटर। यहाँ पर अच्छे तरह से इसको सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ जाओगे। और आने वाला समय में इस चैप्टर से आप लोग आगे इस चैप्टर को जरूर करके जाइएगा। मेंडल के अनुसार मटर के बीजों को गोल और झुर्रीदार लक्षण किस प्रकार के गुण होते हैं? देखिए, इस तरह का सेम टू सेम इसका ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर मेंडल के अनुसार अगर गोल बीज को बात करें तो ये प्रभावी होता है, और झुर्रीदार बीज का बात करें तो अप्रभावी होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर इसका डिटेल आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाके समाप्त होती है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जिन्होंने किया है उनको उनका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कौन सा एनिमल टिश्यू है, कौन सा जानवर का उत्तक है? उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक। हमारा एनिमल टिश्यू सभी है। ठीक है, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उपकला उत्तक क्या कहता है? शरीर के बाहरी सतह और अंगों को आंतरिक सतह से ढकता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, अवशोषण और स्राव का कार्य करती है। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क रीढ़ तंत्रिका नसों में पाया जाता है और ये संदेशों का संचार करता है। ठीक है, पूरे शरीर का समन्वय करके
ये पूरे शरीर में समन्वय का काम करता है तंत्रिका ऊतक। पेशी ऊतक का काम अगर देखें तो शरीर को गति और बल उत्पन्न के लिए सहायक है। 3 प्रकार की होती है, कंकालीय, चिकनी और हृदय पेशी। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। अब सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया 1 दिसंबर में। सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदुरी बनावट उसकी सतह पर किस कारण से मौजूद होती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी? इसका ऑप्शन बी जिन्होंने करेक्ट किया, जिन्होंने लगाया है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट इसका होगा। ठीक है, राइबोसोम के कारण। यहाँ पर ईआर का काम क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे आने वाले शिफ्टों में आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। आप लोग को एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन देखा जा रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, हमारे शरीर में किडनी कहाँ पाया जाता है? किडनी भाई हमारा रीढ़ के जो है ना दोनों तरफ पाया जाता है, यानी मेरुदंड के दोनों ओर पाया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आगे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग का भाग है? ठीक है, नर जनन अंग का भाग एकत्र नहीं है, आंत्र नहीं है, गुर्दा नहीं है, आपका केवल वृषण टेस्टिस है नर जनन अंग का भाग। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना डिटेल में। आगे आने वाले शिफ्टों में नर जनन तंत्र से और क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको इसको डिटेल में पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा। देखिए, हमेशा गति को दोगुने कर दिए जाती है, तो गतिज ऊर्जा पूछा। अगर गति को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए, कभी भी गति को जितना गुना कर दिया जाता है ना, गतिज ऊर्जा उसका उतना गुना हो जाता है। जैसे कि 2 गुना कर दिया तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर 3 गुना करता तो इसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करके यहाँ पर दिए हैं, आप लोग अच्छे तरह से इसको देख लेना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन को। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? सफेद प्रकाश के फ्रिज में। ये चैप्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक जब सफेद प्रकाश कांच के फ्रिज में पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। विवर्तन के कारण 7 रंगों में विभाजित होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना। भार और द्रव्यमान के बीच अंतर क्या है? तो भार और द्रव्यमान दोनों बदलते हैं, ये गलत हो जाएगा। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। देखिए, एक वस्तु को पृथ्वी से उठा करके चांद में रख देना तो उसका भार तो बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच आपसी क्रिया क्या बनता है? अगर अम्ल और क्षार को हम लोग मिलाते हैं, एसिड और बेस को जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, और जल बनेगा, सॉल्ट और जल बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आप लोग इसको देख लेना अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन को। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पे बल क्या लगेगा? देखिए, पानी के ऊपरी सतह पे हम लोग तैरेंगे ना, तो पानी हमेशा ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और हम लोग को तैरने में मदद करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या कहा? पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। पीडीएफ पढ़िएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां डाल दूंगा मैं पीडीएफ। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार धारा की दिशा उसकी उंगली क्या दर्शाती है? तो इसका ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। अंगूठा चालक की गति दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा और धारा की दिशा हमारा मध्य उंगली दिखाएगा। तो करेक्ट आंसर मध्य उंगली इसका होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इसमें क्या? 2 ओम के प्रतिरोध 5 एम्पियर के विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा क्या है? हीट ऊर्जा यदि पूछा तो इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप लोग बैठा करके बनाना, टाइम को हमेशा सेकेंड में लेकर के बनाना। ठीक है, तो 30,000 जूल लिख लेगा। यहाँ पर आप लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो 30,000 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करे या आगे की ओर धक्का महसूस करेगा या किसी भी कालीन से पीट करके धूल झाड़ना, ये सब हमारा प्रथम गति नियम में आता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पूछता तो आपका तीसरा नियम के तहत आता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या दिया था? निम्नलिखित में से दिए गए यौगिक का द्रव्यमान का अनुपात, इसी तरह से दे रखा था। इसमें कुछ तत्व दे रखा था, उसका अनुपात दे रखा था। ठीक है, अगर जल का बात करें तो यहाँ पर जल में हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का यदि देखें तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना दे रखा है? 2 हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16।
तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कैसे लिख लेगा, 2 8 16, 1:8 करेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा था, अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन तो 3 दे रखा था ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन का द्रव्यमान देखें तो 12 होता है और ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 परमाणु दे रखे हैं और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, 16 दूनी 32। इसको यदि डिवाइड करें तो 4 × 12 = 4 × 32, यानी ए भी आपका सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी सही होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन को आप लोग देखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा अंतिम उत्पाद निकलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसी तरह से सेम टू सेम ऑप्शन दे रखा था उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका आप लोग ये अभिक्रिया को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़ों से दोबारा उगाया जाता है, मक्का, गेहूं, शकरकंद और चावल। तो यहाँ पर शकरकंद को छोड़ करके बाकी सभी को दोबारा नहीं उगाया जाता है, जड़ों से उगाना, तो वो हमारा शकरकंद जड़ से उगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, तीसरा शिफ्ट को मेरे भाई जो भी भेजा मेरे पास क्वेश्चंस, उन लोग से बात हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चंस आया हुआ है। आप लोग का आने वाला शिफ्टों में एग्जाम्स होगा, जरूर मेरे पास क्वेश्चंस भेजिएगा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में कह रखा है पौधों को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों की मात्रा अधिक मात्रा में आवश्यक होती है, जिंक, तांबा, लोहा, फास्फोरस। तो पौधों को सबसे ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में हम श्योर नहीं है, पूछा गया था कि नहीं, एक स्टूडेंट हमको इस टाइप का क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यदि पूछा है तो C6H12 फिर O6 होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, आजकल ईंधन के रूप में किस प्रकार के कार्बन यौगिक का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोकार्बन, ईंधन के रूप में हाइड्रोकार्बन का यूज किया जाता है। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और सीएनजी, प्राकृतिक गैस, ये सब का यूज किया जाता है जो हाइड्रोकार्बन के तहत आती है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, इसका आप लोग डिटेल को पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन था, न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर स्थित तंत्रिका सिरा क्या कहलाता है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सोन टर्मिनल, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल इसका अंतिम सिरा होगा न्यूरॉन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिक्विड के बारे में कौन सा कथन सही है। तो लिक्विड के बारे में, तो द्रव के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसमें कह रखा है लिक्विड एक निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होती है। ठीक है, लिक्विड के आयतन तो होती है लेकिन आकार नहीं होती है। इसका डिटेल में आप लोग को पूरा समझा दिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का गुण दर्शाता है, विद्युत का अच्छा चालक है, ये तो नहीं होगा, आघात वर्धनी और तन, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर अगर देखा जाए चमकहीन, तो हाँ, केवल आयोडीन को छोड़ दे तो बाकी अधातु चमकहीन है, चमक नहीं होती उसकी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु और उसका प्रतिबिंब कब समान आकार का होता है। इसके समान आकार का मतलब बराबर, तो यहाँ पर आप लोग जब भी अवतल दर्पण का ये बनाएंगे ना, तो वस्तु को केंद्र पे, सेंटर पे रखेंगे तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का हो जाएगा। ठीक है, समान आकार का बराबर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिपथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परिपथ में टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस टाइप का होता है ना, उसे जिगजैग रेखा कहते हैं। ये आपका प्रतिरोध का दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विद्युत का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन क्या है, जब समान प्रतिरोध आर वाले 10 प्रतिरोधों को श्रृंखला श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ा जाए मेरे भाई, तो सबको जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 10 प्रतिरोध दे रखा है, तो वो क्या कह रखा है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 10R होगा। अगर यहाँ समांतर क्रम पूछता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, क्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, क्षरण आपका संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसमें आप लोग का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी देखने को मिला है। अभिक्रिया चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, आप लोग पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, मल्टीपल फ्यूजन, बहुगुणी विभाजन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो देखिए, बहुगुणी विभाजन हमारा प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा।
इसमें आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लेना, उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, एक-एक को हम डिटेल में नहीं बता सकते। ध्वनि की प्रतिध्वनि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्वनि की प्रतिध्वनि का उपयोग स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में, तुरही में या सभी में। तो प्रतिध्वनि के उपयोग हम लोग सभी में करेंगे, स्टेथोस्कोप, फिर आपको मेगाफोन, तुरही में, सभी में हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था, जब बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाते हैं, तो किस, ये आपका सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन को पूछा, न्यूटन का प्रथम गति नियम में ये होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवित प्राणी का भाग नहीं है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जहर या या जनन तंत्र। तो जीवित प्राणी का आप लोग का श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है और जनन तंत्र भी होता है, तो कौन सा नहीं है? तो जहर यानी भोजन नहीं होता है, ये कह रखा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से एक हिस्सा है। गोल्जी उपकरण किसका एक हिस्सा है? नाभिक का, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का या प्लास्टिड का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। आप लोग इसका डिटेल पढ़ लेना यहाँ पर। मानव शरीर में दैनिक जीवन की ऊर्जा का हस्तांतरण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? पाचन, श्वसन, उपचय, परिसंचरण। इसका करेक्ट आंसर होगा उपापचय, ठीक है। उपापचय आपका दैनिक जीवन में ऊर्जा का हस्तांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि में कीटनाशक, ये आपका 9वीं क्लास का 13वां चैप्टर जो खाद्यान्न वाले चैप्टर है ना, उससे पूछा जा रहा है कि कृषि में कीटनाशक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? फसलों में वृद्धि के लिए, मिट्टी की उर्वरता के लिए, फसलों के हानिकारक कीटों से बचाने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1 दिसंबर का मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना मेरे भाई, और आने वाला शिफ्ट में आपका एग्जाम्स है तो जरूर हमको क्वेश्चंस भेजें ताकि मैं उसका वीडियो ला सकूं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।